अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना किस तरीके से ये सारा लो कॉस्ट जो सिस्टम बना के रखा हुआ है उसने, ये काम कैसे करता है, क्यों चाइना इतना लो कॉस्ट पे चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि चाइना में ऐसी कौन सी बेनिफिट्स मिलते हैं कि वहाँ की कंपनियां लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना पाती हैं। बहुत से लोग इजीली कहते हैं कि वहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण है चीप मैन पावर, और वहाँ पे बहुत ही आसानी से टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है, वो टेक्निकली बहुत ही एडवांस हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे कि उन्होंने कैसे किया है तो शायद हमें समझ आएगा कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके क्या मेन फैक्टर हैं। तो बेसिकली वहाँ पे 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चाइना इतने सस्ते रेट पर चीज़ों को बना पाता है और सस्टेन कर पाता है। सबसे पहला है चीप मैन पावर, जो कि हम सभी बात करते हैं। लेकिन क्या इंडिया में चीप मैन पावर नहीं है? बिल्कुल है। हमारी पॉपुलेशन भी 100 करोड़ से ज़्यादा है और हमारे देश को सबसे युवा देश माना जाता है, यानी मैन पावर का इशू हमारे सामने चाइना और हमारे कंपैरिजन में कहीं नहीं ठहरता। तो हम इस मैन पावर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर और मैन पावर, चाइना में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में रेगुलेशन है, तो हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे देश में हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे देश के नागरिकों को अच्छी व्यवस्था मिले, यही एक लोकतंत्र का सबसे बड़ी पहचान है। चाइना की तरह से मोनार्की हमारे देश में नहीं हो सकती, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप एक मशीन की तरह से काम करते रहें। वहाँ पे आपके पर्सनल फ्रीडम के बारे में ना सोचा जाए, आपकी सुरक्षा के बारे में ना सोचा जाए, आपकी जो सोशल लाइफ है उसके बारे में ना सोचा जाए। तो इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हाँ, इस चीज़ में हम शायद चाइना को टक्कर नहीं दे पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि स्टेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है जो कई सालों से शासन कर रही है, तो उसकी जो नीतियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो ये सब जानते हैं कि चाइना में शायद आज से 10 साल बाद भी अगर वहाँ पे कोई नया लीडर आता है तो भी वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा जो उसके पिछले लोगों ने फॉलो किया, उसमें बहुत चेंज नहीं आएगा। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं या किसी भी और डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी होने की वजह से जनरली हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, यानी 5 साल के बाद जो नई सरकार आएगी हो सकता है वो पॉलिसी चेंज कर दे। इस डर से, इन अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो अपने पैसे की सिक्योरिटी को रिस्की मानती है इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये फैक्ट है। लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन बिजनेसमैन सिर्फ पैसे की बात करते हैं। तो ये हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। तो वो हमेशा बात करते हैं सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी हमेशा ही आपको डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में ज़्यादा मिलेगी, वन पार्टी कंट्री में ज़्यादा मिलेगी बजाय डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आने वाला है, और वो केवल अपने बेनिफिट के बारे में सोच करके कंपनीज़ को प्रॉफिट पहुँचा सकता है, जो कि हमारे देश में मुश्किल है। हमारे देश में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो एक और यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है, जो आपका पहले स्टेट गवर्नमेंट है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दोनों के इस चक्की के बीच में हमारा जो इन्वेस्टर है वो पिस जाता है कई बार। इन सारी चीज़ों से जो बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं मानती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो उनके इनसिक्योरिटी की वजह से वो चाइना जैसी कंट्री में इन्वेस्ट ज़्यादा करती हैं। इसका भी प्लस और माइनस आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी का है, हम इसको बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा बड़ा कारण है वो है मोर इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लेस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ये कंपनी के लिए ज़मीन देनी है तो उनको जस्ट एक ऑर्डर पास करना है एंड दे विल एक्वायर द लैंड, और वो कंपनी को प्रोवाइड कर देंगे। उनको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वो आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से, प्रॉपर चैनल होने की वजह से ये सारा काफ़ी डिले हो जाता है। तो ईज़ ऑफ बिजनेस जो हम कहते हैं यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है कंपैरेटिव टू दीज कंट्रीज़। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट जो आज आप शुरू करते हैं तो उसको स्टार्ट करते करते ही आपके 4 से 5 साल आपके ये टोटल जो आपके बीच के हर्डल्स होते हैं हटाने में लग जाते हैं। और तब तक अगर इलेक्शन हो जाए, नई गवर्नमेंट आ जाए, उसकी पॉलिसी चेंज हो जाए तो फिर आपका पैसा डूबने की संभावना होती है। जैसा कि हमने वेस्ट बंगाल के केस में देखा था, जहाँ पे टाटा सिंगूर में अपना एक प्रोजेक्ट लगा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की वजह से वो वहाँ पे नहीं लगा पाए। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गुजरात के सीएम थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और सिंगूर में जो टाटा नैनो का प्रोजेक्ट था वो शिफ्ट होकर के गुजरात चला गया। अब ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये सिर्फ विद इन वन कंट्री था, एक ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरी जगह प्रोजेक्ट चला गया। अब अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें तो पूरी दुनिया में यही होता है। जैसे ही कोई बिजनेसमैन देखता है कि इंडिया में अनसर्टेनिटी है, कोलिशन गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि आगे 5 साल में क्या होने वाला है, और कोई दूसरी कंट्री जो स्टेबल है, चाइना की जैसी बड़ी कंपनी है जहाँ पे उनको पता है कि पिछले अगले 15 साल 20 साल तक सेम जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे रूल करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली दे फील सिक्योर और वो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट उठा करके वहाँ लगा देते हैं। तो ये 3 मेजर कारण थे। अब चाइनीज़ वन पार्टी सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं? उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है
कि वहाँ पे टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो हैं उनको चेंज करना, स्ट्रक्चर को बदलना, ये सारा कुछ बहुत आसान है और उन्होंने उसको किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा किसी से डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत देखते हैं कि किस तरीके से हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करके देश के डेवलपमेंट को किया जा सकता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, वो इमीडिएटली उसको अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना में अगर कोई भी गुड्स जाते हैं तो उसके ऊपर 15 से 20% इम्पोर्ट ड्यूटी वो लगाते हैं, और अगर चाइना से बाहर कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो उस पर वो 2.5% तक का लोएस्ट एक्सपोर्ट रेट लगाते हैं। प्लस ये पैसा भी उनको रिटर्न हो जाता है। अगर वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो उनको ये टैक्स का रिटर्न भी मिल जाता है, वापस मिल जाता है टैक्स का पैसा। तो ऑटोमेटिकली वहाँ की कंपनीज़ के लिए एक्सपोर्ट करना ज़्यादा चीपर है बजाय उस कंट्री में उसको सेल करने की, क्योंकि उसका भी सैचुरेशन लेवल है जहाँ पे वो सारी चीज़ें डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। इसी के अंदर दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी स्टीलिंग एंड लॉ टू सपोर्ट। अब वहाँ पे क्या है, हमने सुना है चाइना को वन कॉपी कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी थेफ्ट को लेकर के कोई प्रिवेंटिव लॉ नहीं है। अगर किसी और कंट्री का वो टेक्नोलॉजी है तो चाइना में अगर कोई उसको कॉपी करता है, चोरी कर लेता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती। तो वहाँ पे ईजिली पायरेसी करना, टेक्नोलॉजी को चोरी करना, उसको रीयूज़ करना बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी उन कंपनीज़ को मजबूर करती है कि अगर वो चाइना में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना पड़ेगा वहाँ की चाइनीज़ कंपनी से। साथ ही वो इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि जो कंपनीज़ वहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगी उसका एक मेजर पार्टनर कोई ना कोई चाइनीज़ कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी। ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी हासिल कर लेता है जो इंडिया में हासिल करना या उनको डेवलप कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। कंपनीज़ क्यों तैयार हो जाती हैं इसके लिए? क्योंकि उनको वहाँ पे लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट मिलता है। उस लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट की लालच में एप्पल और या इस तरीके की आईबीएम और जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, जो अमेरिका की कंपनी है और यूरोप की अदर कंट्रीज़ की कंपनियां हैं, वो चाइना को अपना फेवरेट डेस्टिनेशन मान के चलती हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम, कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं तो उसका एक और कारण क्या है कि वहाँ पे लोएस्ट जो हमारा इकोसिस्टम है, वो लोएस्ट जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो क्यों है? तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। एक तो चीप मैन पावर, दूसरा चीप इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई, जो दोनों ही इंडिया में थोड़ी मुश्किल हैं कंपैरेटिव टू चाइना। तो अगर मैन पावर हमें मिल भी जाता है तो अभी भी हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट उतने ज़्यादा लेवल पे नहीं है कि हम बहुत ही सस्ती दर पे बिजली प्रोवाइड कर सकें इन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो एक ही यहाँ पे उसका चैलेंज है। अब इन चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। आपने जो भी ये चीज़ें सुनी, इसमें अदर देन डेमोक्रेसी, जो हमारा डेमोक्रेसी एक थोड़ी सा डिफरेंट है चाइना के प्रोस्पेक्टिव में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, उसके अलावा बाकी चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम को छोड़ करके अगर आपको तरक्की मिले, तो मुझे नहीं लगता ऐसी तरक्की किसी काम की है जहाँ पे आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन ली जाए। तो थोड़ा सा पीछे रहना मुझे लगता है ज़्यादा सफिशिएंट है आपके फ्रीडम के लिए। तो फ्रीडम के लिए कोई भी कीमत चुकाई जाए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम चाइना को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से आप उसको बाइकआउट नहीं करते हैं, चाइना को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी सुरक्षा ही खतरे में है, आपका देश ही खतरे में। आगे देखते हैं हम इसमें और क्या कर सकते हैं। थोड़ी सा हम पास्ट पे ज़रा एक बार कंपेयर करते हैं कि चाइना और इंडिया में इतना डिफरेंस आया क्यों। तो अगर आप 2014 से कंपेयर करते हैं, 2014 से अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो अराउंड $16.41 बिलियन का करता है। और वहाँ से लेकर के थोड़ी सा प्लस माइनस फ्लक्चुएशन होने के साथ अगर 2019 की भी बात करते हैं तो हम आज भी $16.32 बिलियन ही एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग सेम लेवल है आपका, कोई लेवल में चेंज नहीं हुआ हमारे एक्सपोर्ट में। लेकिन अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 2014 में जो इंडिया को $54.24 बिलियन एक्सपोर्ट करता था, आज वो 68 बिलियन के आसपास हमें एक्सपोर्ट करता है, हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं इसमें कि क्या चेंजेस आए हुए हैं, जो ट्रेड इम्बैलेंस की हम बात करते हैं, तो करीब करीब आज के समय में हमारे पास $51 बिलियन का इम्बैलेंस है। अब ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया जैसी कंट्री के लिए कि हम $51 बिलियन चाइना को दे देते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को वहाँ से ख़रीदने के लिए। तो ये जो हमारा डिफिसिट है, ये एक बहुत बड़ा कारण है चाइना से हमारा जो ट्रेड है उसमें वन साइडेड होने का। अब थोड़ी और आगे देखें कि भाई
अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा चाइना का अपोज करने के बाद भी उस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं ले पाता? तो जो यूएस का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइना में, वो अराउंड 107 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि 10.6% इंक्रीज हो गया है 2016 से 17 के बीच में। यानी वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं। तो जब बिजनेसमैन का इंटरेस्ट वहाँ रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट को भी पुश करता है कोई बड़े डिसीजन ना लेने के लिए। इसी के बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का 39.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, जो कि कम हो गया है 2016 की तुलना में 2.3%। तो चाइना का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए वो सीरियस एक्शन लेने की बात करता है। लेकिन फिर भी चाइना रुकता है, क्यों? ये तो हुआ हमारा एफडीआई के बारे में। अभी जो सबसे बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना और अमेरिका का, वो हम देखते हैं। तो अगर हम चाइना और अमेरिका की बात करते हैं तो चाइना जो एक्सपोर्ट करता है यूएस में, वो अराउंड 737 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। वहीं अगर वो इंपोर्ट की बात करें अमेरिका से तो 179 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो जो ट्रेड डेफिसिट है आपका, वो है 378 बिलियन डॉलर का। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसीलिए भी यूएस अभी बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है उन पे टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए, कि किसी तरीके से इस चीज़ को कम किया जा सके। तो अगर हम बात करते हैं चाइना और यूएस रिलेशन की, तो अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्थिरता है, चैलेंज है, लेकिन आपको पता है इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, कि बहुत जल्दी कोई भी एक्शन लेना मुश्किल है। वहीं अगर हम भारत और चाइना की बात करते हैं तो चाइना का जो अभी जीडीपी है 2018 के हिसाब से 13.6 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं इंडिया का जो है दैट इज़ 2.7 ट्रिलियन डॉलर। ऑटोमेटिकली जब हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है वो, तो हमारे लिए उसको टक्कर देना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको और मजबूत बना रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करके, उनके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके, और उनके वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जो हमारे देश में भी बन सकते हैं और उनसे बेहतर क्वालिटी के बन सकते हैं। लेकिन चाइना की जो डंपिंग पॉलिसी है, हम उसमें फंस करके शॉर्ट टर्म के गेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंडियन कंपनीज़ को जो ग्रो कर सकती हैं, जो एक टफ कंपटीशन दे सकती हैं चाइना को, हम उनको इग्नोर करते हुए और चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लेके आते जा रहे हैं। अब और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम देख पा रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में? तो चाइना और इंडिया की अगर बात करें तो 1988 का जो डेटा अवेलेबल है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से, उस समय पे इंडिया में और चाइना में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था। इंडिया की जो इकॉनमी थी, जो जीडीपी थी, वो 297 बिलियन डॉलर की थी, और चाइना की 312 बिलियन डॉलर की। हमारा जो डिफेंस भी था अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर था, डिफेंस एक्सपेंस वो था 10.6 बिलियन डॉलर हमारे लिए, और चाइना का था 11.4 बिलियन डॉलर। इसका मतलब अगर हम 1962 की बात करें तो उस समय भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा होगा, यानी इकोनॉमिकली हम और चाइना काफ़ी सिमिलर थे। क्या रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, वो एक अलग टॉपिक है, कभी उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ी हार देखी। हमने देखा 2017 में चाइना और इंडिया के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ डोकलाम को लेकर के, जो कि भूटान का हिस्सा है। वहाँ पे इंडियन फोर्सेस और चाइनीज़ फोर्सेस का आमना सामना हुआ, और ये किस वजह से हुआ? तो 2016 से लेकर के और 2018 तक 1025 बार चाइनीज़ फोर्सेस ने इंडियन जो टेरिटरी है उसके अंदर आने की कोशिश की है, या अंदर आए हुए हैं वो। तो इस वजह से बार बार ये फेस ऑफ होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि 1975 के बाद हमारे बीच में कभी भी बुलेट फायर नहीं हुई है। लेकिन ये शांति कब तक बनी रहेगी, और अगर ये शांति टूटेगी तो इसका हर्जाना, इसकी जो मुसीबत है वो किसके ऊपर आने वाली है, वो आप सब जानते हैं। जब भी दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तो हमेशा दोनों का ही नुकसान होता है, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। तो अब देखते हैं चाइना का ग्लोबल शेयर क्या है। तो 2003 में चाइना का जो टोटल कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में, वो 4% के आसपास था, और 2019 में ये 17% हो गया है। यानी 3 से लेकर के 19 तक, इस 16 साल के टाइम में उन्होंने एक तरीके से अपनी 4 गुना इकॉनमी को बढ़ा लिया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th पोजीशन पे है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, जो अभी कुछ लोग बता रहे हैं। जो नया डेटा अवेलेबल है, थोड़ी सा पुराना डेटा है, तो अगर हम उसके हिसाब से भी बात करें तो अभी अराउंड 4% के आसपास हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन होगा। यानी हम एक रफ कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो 2003 में चाइना की पोजीशन थी, वही पोजीशन आज हमारी है। लेकिन 4 से 17 तक जाने में चाइना को लगे 16 साल। तो अगर एक रफ एस्टिमेशन करें हम कि हम जहाँ पे आज हैं वहाँ से चाइना की पोजीशन पे अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 15 से 16 साल लगेंगे।
स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो हो सकता है 10 साल में पहुंच जाए, लेकिन फिर भी हम 10 से 12 साल अभी चाइना से पीछे हैं। ये पीछे क्यों हैं और ये हम किस तरीके से इस कंपटीशन को कम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी सारी जद्दोजहद का नाम है आत्मनिर्भर भारत। और इसीलिए हम जो हम बाइकॉट चाइना का मूवमेंट चला रहे हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। ये थे वो सारे कारण जो मुझे दिखाई दिए कि आपको चाइना का बाइकॉट क्यों करना चाहिए। इसी का सेकेंड पार्ट हम लेके आएंगे और उसमें हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उनके ऊपर भी आगे कुछ वीडियो लेकर के आ सकें। और आप भी कोशिश करिए काइज़न करने का, छोटे छोटे स्टेप लेने का। एक एक छोटा सा आपका स्टेप हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।